चलिए हेडिंग डालिए, ऑब्लिक कोलिजन और ब्रैकेट में फ्री बॉडीज। फ्री मतलब दोनों बॉडीज यहाँ पे फ्री है, उसके लिए आपको ऑब्लिक कोलिजन हम सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा तो फिक्स बॉडी के लिए सीख लिया क्या ऑब्लिक कोलिजन? हाँ, कुछ सवाल कराए थे आपको याद है? नीचे एक प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म खुद चल रहा था और बॉल ऐसे टेढ़ी आई थी, आके ऐसी चली गई थी, करे थे ऐसे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सारे ऑब्लिक कोलिजन ही थे, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ऐसे थी और लाइन ऑफ मोशन ऐसे था। और यहाँ पे ये दूसरा वाला फिक्स, फिक्स का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ वेरी हैवी, जिसका मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाया था, हमने यहाँ एक इक्वेशन लगाई थी, पुरानी क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्री बॉडीज के लिए करने वाले हैं। फ्री बॉडी का मतलब जो तो दोनों मूव कर सकते हैं, दोनों का मोमेंटम चेंज होगा टकराने के बाद, है ना, दो बॉल टकराएंगी टेढ़े में, वहां पे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है फ्री बॉडीज का, तो यहाँ पे बेसिकली तीन इक्वेशन लग सकती हैं, लगानी है, लगानी ही पड़ेंगी तीन इक्वेशन, क्योंकि ये आपको याद होगा ऑब्लिक कोलिजन होता है तो हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ते हैं। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होता है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक होता है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है वो वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल सेम रहती है, इंडिविजुअल मोमेंटम सेम रहता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। उसके अलावा जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए हमें दो इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा ई की इक्वेशन, जैसा कि हम अभी तक हेड ऑन में करते आए हैं। तो यहाँ पे आपको तीन काम करने हैं। पहला, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट में तो आपको वेलोसिटी सेम कर देनी है, सही है क्या? उसके बाद पैरेलल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट में आपको दो इक्वेशन लगानी है, पहली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी ई की इक्वेशन। बस इससे आपके पूरे ऑब्लिक कोलिजन होते हैं। समझ गए क्या? ठीक है, तो फिर सवाल लिखो। बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 59 लिखिए। लिखिए कि आइडेंटिकल डिस्क, आइडेंटिकल डिस्क मूविंग फ्रीली ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब आप इसको वो भी मान सकते हो जो कैरम बोर्ड हमने देखा था ना, कैरम बोर्ड की स्ट्राइकर और, है ना, अरे कैरम बोर्ड मान सकते हो ऐसा। और यहाँ पे आपने मान लो इस डिस्क को कुछ वेलोसिटी दे दी, मान लीजिए यू वेलोसिटी दे दी, और ये रेस्ट पर है। दोनों डिस्क आइडेंटिकल है का मतलब मास दोनों का सेम है और रेडियस दोनों की आर है ना। तो क्वेश्चन लिख लो पहले पूरा कि identical disks moving freely on horizontal surface, find velocity of disks after collision, find velocity of disks after collision। E की वैल्यू मान लीजिए हाफ दी हुई है, E बराबर हाफ या E बराबर E भी ले लो, पर हाफ ले लो, है ना। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो कैसे करेंगे हम, है ना। तो आप सोचो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकाल, देखो पहले ये पता लगाना होता है कि हेड ऑन कोलिजन है या ऑब्लिक कोलिजन। तो आप देखोगे इसमें लाइन ऑफ मोशन क्या होएगा, लाइन ऑफ मोशन ऐसा होएगा। फिर आप इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट ढूंढोगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कब मिलती है आपको? ड्यूरिंग द कोलिजन। तो अगर इस तरीके से दोनों डिस्क पास आ रही हैं तो ये ऐसे टक्कर होगी, और अगर ऐसे टक्कर होगी तो कॉमन नॉर्मल क्या बनेगा? ये बनेगा। तो मतलब ये हो जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसका मतलब हमें वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक along the line of impact, एक perpendicular to line of impact। अरे हाँ ना।
और आफ्टर कोलिजन का डायग्राम कैसा बनेगा? आफ्टर कोलिजन का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, एक डिस्क, दूसरी डिस्क, और ये है आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। समझना ध्यान से। अब अगर मैं इस यू के कंपोनेंट करूं, अगर इस यू के कंपोनेंट करूं, चलिए, तो इस यू के अगर मैं कंपोनेंट करूं तो कैसे होंगे कंपोनेंट? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसी है? ऐसी है ना, अरे यू है ना, तो एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अगर ये एंगल में थीटा ले लूं तो ये बन जाएगा यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, अब आगे की बात ध्यान से देखना कि टकराने के बाद क्या होगा। हम जानते हैं कि टकराने के बाद दोनों डिस्क की वो वेलोसिटी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है सेम रहेगी। सेम का मतलब जो पहले थी वही बात रहेगी। यानी कि इस डिस्क के पास एक वेलोसिटी आएगी, देखो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो तो क्या आएगी जो पहले थी, यू साइन थीटा, और इसकी भी वही आएगी। इसकी पहले कितनी थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? जीरो थी, उसके पास तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। अगर होती परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी होती वही आ जाती। समझ में आई बात? लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में हम जानते हैं कि फोर्स लगते हैं, इस पे फोर्स इधर लगा होगा, इस पे फोर्स इधर लगा होगा, तो ये वाली वेलोसिटीज बदल जाएंगी। लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में पहले यू कॉस थीटा थी, अब मान लेते हैं कुछ हो गई v1, जैसे हम हेड ऑन में लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ हो गई v2। तो कुल मिला के अपना हेड ऑन ही जैसा काम करना है, लेकिन वो किधर करना है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो एज इट इज वेलोसिटी हम लगा देंगे, जो पहले थी वही बाद में। समझे क्या? तो एक काम हो गया, एज इट इज वेलोसिटी कर दी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब दूसरा काम, अलोंग एलओआई। तो अगर आप अपनी कॉपी में ढंग से लिख लेना, यहाँ थोड़ा दूर दूर हो गया काम, आप पहले डायग्राम बना लेना फिर सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में सबसे पहले क्या लगाऊंगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लिखूं? एम यू कॉस थीटा प्लस जीरो बराबर एम वी वन प्लस एम वी टू। तो ये इक्वेशन बनी वी वन प्लस वी टू, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? ई से। ई की इक्वेशन हम जानते हैं हमेशा किधर लगती है? अलोंग द एलओएम। तो ई की इक्वेशन लगा देता हूं मैं। ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u cos थीटा। ई मैंने क्या दे दिया था? हाफ दे दिया था। तो यहां से आपका बना v2, नहीं, हाँ, v2 माइनस v1 बराबर u cos थीटा बाई टू। बस आंसर आ जाएगा। दो अननोन, दो इक्वेशन, यहाँ से v1 v2 निकलेंगे। एक अननोन और है थीटा। थीटा दिया भी नहीं था, हमने माना ना, पर अगर आप गौर से देखो तो थीटा हम निकाल सकते हैं थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के। कैसे निकाल सकते हैं? इस डायग्राम में देख लो, बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये लाइन ऐसे ना, इसको ऊपर इसके सरकमफेरेंस से टच हो रही है, और ये सेंटर को सेंटर से मिला रही है, और ये रेडियस आर हो गई। अरे हाँ, और ये लाइन कितनी हो गई? 2r। हमें ये वाला एंगल थीटा चाहिए, तो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो हो गया। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर आर अपॉन 2r। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा आ गया यहाँ पे 30 डिग्री, ऐसा। तो अब थीटा को 30 डाल लो, या बाद में निकाल डाल लेना, v1 v2 की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, फाइनल आंसर क्या होंगे ध्यान से देखना। अगर मैं ये वाली डिस्क ए बोल रहा हूँ और ये बी बोल रहा हूँ, ये ए ये बी, तो आपसे अगर मैं पूछूंगा वेलोसिटी ऑफ ए, तो क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, और वेलोसिटी v, वेलोसिटी ऑफ डिस्क बी, तो केवल क्या हो जाएगा? v2। दूसरा कंपोनेंट जीरो है, तो ये फाइनल आंसर होगा। लिख लो। तो ये हो गया आपका ऑब्लिक कोलिजन। यही कॉन्सेप्ट है बस इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें मैं कुछ चीजें बदल रहा हूँ, बस ज्यादा नहीं बदल रहा। वही दो डिस्क हैं, मास चेंज कर देते हैं। इसका मास 2 kg ले लेते हैं, और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। इस बार ये भी चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है, और इसकी स्पीड ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, और मास ले लेते हैं 4 kg। ठीक है, ई बराबर ले लेते हैं 1/3। सब कुछ सेम है, बस इस बार इसकी भी स्पीड मैंने दे दी है। अब ये टकराएंगे,
E1/3 है, तो बताना है कि आफ्टर द कोलिजन दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, करिए। तो थोड़ा ही अलग है, आप कर सकते हैं, करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, हम देखेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट आ जाएगी, एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, सेम ही है। उसके बाद हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे 4 के, परपेंडिकुलर अलोंग, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो कॉस 60 2√3, और ये 2 हो जाएगा। सही है। तो मैं कह सकता हूं कि आफ्टर द कोलिजन डिस्क ए की स्पीड ये वाली तो 2 ही आ जाएगी, ये वाली चेंज हो जाएगी, मान लेते हैं V1 हो जाएगी। अब कंपोनेंट करने की बारी है 2 की। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसा और एक इस डायरेक्शन में। एंगल देखते हैं जरा, ये एंगल थीटा हो जाएगा ना, तो ये वाला एंगल आपको थीटा मिल गया, मतलब 30 डिग्री मिल गया। तो कॉस 30 √3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली वेलोसिटी इस बार कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और वो वाली बदल जाएगी, मान लो V2 हो गई, इस तरीके से। अब आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दोगे। तो पहले का लिखोगे 2 × 2√3 प्लस 4 × अच्छा, आप वेलोसिटी लिखोगे तो ध्यान रखना अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपको लिखना पड़ेगा -√3। डायरेक्शन ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली 2√3, तो अपोजिट क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। बराबर फाइनली 2V1 प्लस 4V2, एक इक्वेशन बन गई, बनी गई, और क्या। और E बराबर क्या मिल जाएगा, आफ्टर द कोलिजन V2 माइनस V1, और इधर तो दोनों पास आ रहे हैं, तो 2√3 प्लस √3 बराबर 1/3। बस सब सॉल्व करेंगे, V1 और V2 आ जाएंगे। अच्छा, V1 V2 आ जाएंगे तो VA VB भी V1 V2 होंगे क्या, नहीं। VA तो होगा √2² प्लस V1 का स्क्वायर, और VB होगा 1² प्लस V2 का स्क्वायर, इस तरीके से ही हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना, V1 V2 फाइंड करना। इक्वेशन 2 बन गई है। ठीक है क्या, कर लो नोट। कितने लोगों की सही बनी थी इक्वेशन, बढ़िया। बेटाऊं, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइन प्लेन है फिक्स, और उस इंक्लाइन प्लेन की खासियत है, क्या खासियत है भैया, यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे एंगल चेंज हुआ है। इधर तो एंगल कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री। मतलब इंक्लाइन प्लेन तो है, पर इसकी दो स्लोप है, दो एंगल हैं इसके। ये वाली लेंथ है 3√3 मीटर, और ये वाली लेंथ है √3 मीटर। ठीक है, बस यही दिया है। और एक मास यहां से, मास M रिलीज्ड है, रिलीज। ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है। बी, ए से तो प्रोजेक्ट हो चुका है, रिलीज किया है, और ये पॉइंट बी है। ठीक है, समझ में आई बात। अब सवाल क्या है, देखो, जब पार्टिकल को यहां से रिलीज करेंगे तो यहां तक आएगा, और जब इस सरफेस पे जाएगा तो यहाँ पे एक जर्क आएगा, झटका आएगा, इम्पल्स आएगा। और उस झटके की वजह से, देखो, कोलिजन क्या होता है, झटका ही तो होता है, इम्पल्स ही तो होता है। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे कोलाइड होगा, इस सरफेस पे तो फिसलते हुए आएगा, और यहाँ पे फिर इसका कोलिजन होगा। तो सब कुछ अब मैं पूछूंगा आपसे। अच्छा, सारी सरफेस रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस, सभी स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन का कोई लफड़ा नहीं है। अब इसमें दो पार्ट है, पहले मैं एक कराता हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि दूसरा कराना है क्या, तो फिर मैं दूसरा करा। ठीक है क्या। पार्ट बस इतना सा है कि जब पहली टक्कर होगी, मतलब पहली बार जब वो पी पॉइंट से निकलेगा, तो उसको एक बार हम समझ रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो बताना है कि पार्टिकल की स्पीड क्या होगी,
और दूसरी बार मैं इसको समझना चाहता हूं इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक तो क्या होगा, है ना। तो पहले हम इनइलास्टिक करते हैं, तो क्वेश्चन लिख लो, और अगर ठीक लगा तो फिर हम दूसरा पार्ट भी करेंगे। लिखो, क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी immediately after it strikes the second incline is question mark, क्वेश्चन मार्क के आगे लिखें assume that collision between the block and the inclined plane are totally inelastic. Collision between block and the inclined plane are totally inelastic. Collision पूरी तरीके से inelastic है, तो बताना है कि पॉइंट बी से गुजरने के बाद जस्ट आफ्टर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, और कोलिजन कैसा लेना है, परफेक्टली टोटली इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। पहले ये समझो, पहले रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इनइलास्टिक कोलिजन में ई जीरो होता है। ई जीरो का मतलब होता है वी सेपरेशन जीरो होता है। वी सेपरेशन का मतलब होता है कि अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटी सेम हो जाती है। ये बात समझ में आई क्या? याद करो, ई बराबर जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर जीरो, मतलब, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, वी सेपरेशन जीरो। अब देखो एक बात, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, ये हिल नहीं सकता है ना। अब जरा समझना है ना, अब समझने का काम है, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको बस समझना है, आपका टास्क है, ठीक है। तो देखो, ब्लॉक मस्त फिसलते हुए आएगा बी तक, सारी जो कहानी है वो है बी के जस्ट पहले, बी के जस्ट बाद। टक्कर कब होगी, जब वो पॉइंट बी से, मतलब इस वाले इंक्लाइन से इस वाले इंक्लाइन पर आएगा, तब टक्कर होगी। मतलब अगर मैं और अच्छे से समझना चाहूं तो मैं थोड़ा डायग्राम ऐसे बना लेता हूं कि पार्टिकल पॉइंट बी तक पहुंच चुका है और इसके पास कुछ वेलोसिटी है यू। अरे आ रही बात समझ में? थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूँ। पार्टिकल इतना बड़ा बनाने की जरूरत है, पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू, दिख रही है। यू कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, अरे हाँ कि ना। और यहाँ वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। यहाँ वाला एंगल कितना है, 60, यहीं पे बना देता हूँ, 60 डिग्री। जैसे ही पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंचा वैसे ही टक्कर हुई। तो पार्टिकल जैसे ही यहां पहुंचा, टक्कर हुई, मतलब जो लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी वो बाद वाले इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये समझना ध्यान से, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, इस लाइन के, मतलब इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब समझना ध्यान से आगे, और समझना ध्यान से। हम ये पक्की बात कह सकते हैं कि जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, अरे हाँ कि ना। समझ ना, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझो ना। अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी जीरो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में दो लोगों की वेलोसिटी आती है, यहाँ पे जिससे टक्कर हुई इंक्लाइन प्लेन और जिसकी टक्कर हुई पार्टिकल, समझ। इंक्लाइन प्लेन की वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट जीरो रहनी चाहिए, अरे हाँ कि ना। मतलब इस पार्टिकल के पास आफ्टर द कोलिजन केवल वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, या यूं कह दूं कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट होनी चाहिए, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन या परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट ही होगी। इस पार्टिकल के पास कोई भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बताओ? क्योंकि मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं, सही है, अरे हाँ ना। अब आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू जीरो। लिखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन,
तो सेपरेशन कैसे लिखोगे, अलोंग द लाइन ऑफ, ये V1 से दूर जा रहा है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन अपना चल ही नहीं रहा है, तो 0 बराबर 0, तो V1 बराबर 0, 0 0 आना ही था। क्यों आया है ऐसा? क्योंकि हमने कौन सा कोलिजन अज्यूम किया है, टोटली इनइलास्टिक कोलिजन में अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी सेम हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है। तो हमने देखा, टकराया ब्लॉक, नए इंक्लाइन पे आया, तो इसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम हो जानी चाहिए, इंक्लाइन प्लेन की वेलोसिटी 0 है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 हो जानी चाहिए। अरे हाँ कि ना, मतलब इस पार्टिकल के पास केवल एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है, और वो है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सही बात है क्या? अब हमने एक चीज और पढ़ी है कि सर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी शुड बी सेम। ठीक है क्या? अब आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी है वो तो परपेंडिकुलर ही है। अरे हाँ कि ना, तो वो तो मैं लिख देता हूं आफ्टर द कोलिजन तो v ही है, पर बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऐसा है u, दिख रहा है? अरे बोल तो दो, एक और डायग्राम बना देता हूं, नहीं दिख रहा तो बिफोर द कोलिजन जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यू है ना, वो ऐसा बना दिया मैंने ताकि वो दिख जाए। अरे हाँ कि ना, हमें इस यू का कंपोनेंट किधर चाहिए, यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर और एक इसके परपेंडिकुलर, है ना। लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन क्या है, ये है, जो झटका लगेगा वो इस तरीके से लगेगा कि इस वेलोसिटी को तो मार देगा। अरे हाँ ना, यू का बस ये वाला कंपोनेंट, तो इसको मान लेते हैं अपन थीटा, तो यू का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, यू कॉस थीटा। ये बिफोर द कोलिजन की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर, और ये आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी है, और ये यही है क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, यू कॉस थीटा। अब थीटा निकालना है, तो थीटा तो डायग्राम से निकलेगा, यू भी निकालना है, आंसर आपका वी है। अरे समझ में आ रही बात? तो पहले थीटा निकाल देता हूँ, क्या चाहिए मेरे को, देखो इसको अगर मैं ऐसे खींच दूं, सुनना ध्यान से, तो ये वाला एंगल चाहिए मुझे बेसिकली, कोई बता सकता है ये एंगल? अरे ये, हाँ ये थीटा 30, ये 90, तो ये टोटल 60, तो ये आधा, ये कैसे निकालेंगे बताओ? अरे ऐसे निकलेंगे, लाइन मैंने एक्सटेंड किया ना, तो ये वाला कितना हो गया 60, ये 90, ये 30, टोटल 60, तो ये भी कितना हो गया 30, ये भी कितना हो गया 30, तो एंगल तो 30 आ गया। और रही बात यू की, तो यू निकालना तो बहुत आसान है, पार्टिकल ऐसे नीचे आया है ना फिसलते हुए, कितना एक्सेलरेशन था पार्टिकल जब नीचे फिसलता है, जी साइन थीटा। तो आप ये देख लो कि कितना हाइट फिसलाई है, अपन निकाल सकते हैं कैसे, ये डिस्टेंसेस दी हुई है, ये डिस्टेंस कितनी है √3, मतलब ये कितनी हो गई √3, एंगल कितना है 60 ये वाला, तो ये हाइट अगर मैं h मान लूं और tan 60 लिख दूं, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर हो गया h अपॉन √3, तो h बराबर कितना आ गया 3 मीटर आ गया। तो अगर पार्टिकल h हाइट नीचे आए, अब आप निकाल लेना u यार, है ना, u कितना आएगा √2gh, 2 × 10 × 3 कितना आया √60 आया। कैसे निकाला ये, यहाँ पे वेलोसिटी निकाली है। अब मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर हम ये सवाल कर रहे हैं तो फिसल के जो नीचे आएगा एच हाइट, तो उसकी वेलोसिटी आप निकाल लेंगे, है ना। अब वैल्यू रखते हैं, यू की जगह क्या रखें √60, cos 30 कितना होता है बराबर v, ये कितना हो गया √180 /4, तो कितना हो गया √45 आपका, ये आंसर आ गया, ऐसे हो गया सिंपल।
तो समझ लो क्या किया, कुछ डाउट है तो पूछ लो। अरे एक सवाल ये कि अगर यहाँ पे पॉइंट सी मान ले और बोला जाए कि इस पॉइंट सी पर वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, तो क्या करोगे? यहाँ पे तो मिल गई ना √45, तो बी से सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी √45, एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin 30, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। रही बात हाइट की, वो आपको ये मिल जाएगी। ये कैसे मिलेगी? पहले टोटल निकालना नहीं, डायरेक्ट ही निकल जाएगी ना। ये 3√3 है, ये 30 है, तो ये वाली हाइट निकल जाएगी। तो जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ से यहाँ तक के लिए कर देंगे। तो मतलब जैसे √60 आया वैसे ही पॉइंट सी पर वेलोसिटी आएगी। उसमें आपको कुछ भी कोलिजन वोलिजन करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में या निकालूं? अगर आप ये चाहते हैं कि अब पार्टिकल ऐसे फिसलते हुए आएगा और फिर जब नीचे ग्राउंड पे जाएगा तो फिर से जर्क आएगा, फिर से इम्पल्स आएगा, तो हाँ आएगा। अब आप बताओ कि यहाँ पे जो जर्क आएगा वो मतलब जो कोलिजन होगा वो कौन से टाइप का कोलिजन, उस हिसाब से फिर हम ये निकालेंगे कि भाई सी पॉइंट को क्रॉस करने के बाद उसकी क्या वेलोसिटी आएगी। मतलब यही करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ के लिए करना पड़ेगा। इनिशियल वेल, बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, और फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में ऐसा वैसा वैसा। मस्त। इसका दूसरा पार्ट, हाँ वो घर से करना है आपको, होमवर्क है। उसमें ये कहा गया है कि कोलिजन अगर कोलिजन परफेक्टली, हाँ मतलब इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली अगर इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द। बस जो यहाँ पे किया है टोटली इन इलास्टिक के लिए, वो वहीं पे क्या करना है इलास्टिक के लिए। इलास्टिक की डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाती है, वहां पे ई बराबर 1 हो जाता है, वी सेपरेशन इज इक्वल टू वी अप्रोच बन जाता है। उस तरीके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी सेम हो जाएंगी। सिर्फ वेलोसिटी सेम नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब लिखते हैं? आफ्टर द इम्पैक्ट। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब लिखते हैं? बिफोर द इम्पैक्ट। ऐसा, ठीक है क्या? एक और पार्ट लिखो इसका, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट लिखो इसका। सेकंड पार्ट लिखेंगे कि इफ collision is completely elastic, then find speed of the block B, then speed of the block B just after it strikes the second incline, just after it strikes the second incline। ओरिजिनल में ये नहीं था थर्ड पार्ट उस क्वेश्चन का 2008 वाले, क्या था वो बता दूंगा, पर अभी ये निकाल लो है ना। क्वेश्चन समझ में आया तुमको? क्या है क्वेश्चन? सब कुछ यही करना है, बस कोलिजन को बस कोलिजन को तो इसमें वही करना है। बस कोलिजन क्या है? परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन। ई बराबर 1 में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बराबर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। अब करते हैं जरा, है ना, डायग्राम अपने यही काम में आ जाएंगे, देखना ध्यान से। अच्छा, ये वाली बात तो अभी भी सही है क्या, कि परपेंडिकुलर टू एल ओ आई वेलोसिटी शुड बी सेम, ये बात तो अभी भी सही है। बस अंतर क्या आएगा? जो ये V1 था पहले 0 था ना, अब ये 0 नहीं रहेगा, अब ये कुछ आएगा। कितना आएगा मान लेते हैं? V1 आएगा। अरे हाँ कि ना? और इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट तो आपने किए ही थे, इस बार आपको ये कंपोनेंट भी काम आएगा जो कि होगा u
साइन 30। सही है। अब आप बताओ, ये तो परपेंडिकुलर टू एल वाई हो गया। अब आप इक्वेशन लगाओगे पैरेलल टू एल वाई। क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर 1। बताइए जरा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन। तो अगर कोलिजन के बाद देखें तो v1 से जा रहा है दूर, और इंक्लाइन प्लेन तो रुका हुआ है। ये तो ना दूर जा रहा है ना पास आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? u साइन 30 हो जाएगा। मतलब कि u बाय 2 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो v1 बराबर u बाय 2 आ जाएगा। u कितना आया था? √60। तो v1 आ जाएगा आपका √60/2, यानी कि हम लिख सकते हैं √60/4, तो √15 आ गया। तो v1 बराबर कितना आ गया? √15। तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी पार्टिकल की? देखो, पार्टिकल की दो वेलोसिटी आ गई, v1 एंड v। दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? रूट रूट कितना आया था? 45 का स्क्वायर, तो 45 √15 का स्क्वायर 15, ये कितना हो गया है जी? √60 हो गया। √60 आ जाएगी ऐसे। हाँ आ गई, वो आ गई सेम, उससे क्या आ जाती, कई बार आ जाती। लेकिन उनने क्या पूछा था बताएं? ये आंसर हो गया आपका, समझ में आ गया है ना? कुछ खास नहीं है, वही है। उन्होंने ये पूछा था कि इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। उन्होंने ये नहीं पूछा था कि ये वेलोसिटी बताओ। उन्होंने बोला ये सब तो करो, वेलोसिटी तो निकालो, पर वेलोसिटी नहीं चाहिए, इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो आप अगर गौर से देखोगे ना, और v1 और v2 और वो रिजल्टेंट निकालोगे अपना वेक्टर का, तो ये √60 पता है कैसी आएगी? हॉरिजॉन्टल आएगी। आप करके देख लेना। रिजल्टेंट निकालना तो जानते ही हैं। अरे नहीं जानते क्या? ये वाला एंगल तो हमको पता ही है कितना होगा। कौन सा? कौन सा वाला? हाँ, ये u के साथ है ना, तो ये 60 हो जाएगा। और बेसिकली ये वाला एंगल v1 का है, अरे हाँ कि ना, और ये वाला एंगल v का है। तो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो एकदम हॉरिजॉन्टल आ रहा है। आप करना, करने का तरीका बहुत आसान है, कर लेना। अरे ये 60 आ गया, फिर क्या? कैसे निकालते रिजल्टेंट का एंगल? टेन थीटा से। वेरी गुड, ऐसे मत सोचो, ऐसे सोच लो। ये एंगल मान लिया सर फाई, याद करो कैसे सिखाया था। ये एंगल निकाले सर फाई, अरे हाँ कि ना। ये फाई कैसे निकालते हैं सर? फॉर्मूला लगाओ टेन फाई, और बोले कि सर फाई उसके साथ एंगल होता है जिसका यहाँ पे कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे किसके साथ हो जाएगा? v के साथ। और ऊपर हो जाएगा v1 साइन 90, क्योंकि ओवरऑल एंगल v1 और v के बीच में कितना है? 90। और नीचे कॉस, तो ये आंसर हो जाएगा v1/v। तो ये कितना आ जाएगा? v1 कितना आया है? रूट, तो 1/√3 हो गया। अरे हो गया क्या? तो फाइव बराबर कितना आ गया? 30 की 60? 30 आया ना? अरे आया कि नहीं आया? तो यहाँ गड़बड़ हो गया कुछ? मैंने उल्टा लिख दिया क्या? अरे उल्टा लिख दिया, नहीं सही लिखा है। v1 हो गया √15/√45। सही तो है। हम ये वाला एंगल की बोल रहे हैं ना, मैं अपने मन में सोच रहा हूँ उसको 60 होना चाहिए, क्योंकि सर ये टोटल 90 पर, ये टोटल 90 थोड़ी है ना? तो ये 30 हो गया। ठीक है, सही आया है। तो ये 30 आया है, ये 60 आया है, तो 30 + 30 कितना हो गया? 60। तो बेसिकली ये वाली लाइन हो गई, और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे। अरे हॉरिजॉन्टल हो गई ना। इसको आप ऐसे करके ऐसे लोगे तो ये 60 आ जाएगा ना। तो ये अल्टरनेट एंगल 60 हो गए ना। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये वाली लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और
इसका मतलब √60 का कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, तो उसका आंसर था 0, कि इस वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल में नहीं होगा। और भी कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसको, ये अभी ऐसा लगा तो कर दिया, बाकी सब बिगड़ गया। इसमें 30 लिख दिया हमने। तो देखो यार, वैसे भी सॉल्यूशन छापने वाला सवाल तो था नहीं, ये तो आपके समझने का था कि थोड़ा आपका दिमाग खुल जाए, बाकी तो ठीक है, सही है, बढ़िया है। हेडिंग डालो, वेरिएबल मास सिस्टम। हेडिंग डालिए वेरिएबल मास सिस्टम। अच्छा नोट कर रहे हैं, कर लो। अच्छा ऐसे बताओ, मोशन कैसा रहा होगा ब्लॉक का? क्या आफ्टर द कोलिजन ब्लॉक ऐसा चिपक के जाएगा फिसलते हुए? नहीं, वो झटके के बाद उचक जाएगा। इलास्टिक कोलिजन है ना, इलास्टिक मतलब रबर की बॉल जैसा, तो रबर की बॉल तो पड़ने के बाद उचक जाएगी ना यार। तो ये ऐसे खाएगा और ऐसे उचक जाएगा, उचक के मतलब इस तरीके से अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा आगे। भाई वेलोसिटी सामने है, तो एक तरीके से इस हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये क्या बन गया? इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया, ऐसा मतलब आगे।